So, welcome back, everyone. Welcome to the Journey Extraordinary. As you all know, I, Ajay Singh Rajput, secured All India Rank 1 in UPSC CDS 1 2023. आज मैं एसएसबी का पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें अपन साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वन ऑफ द एस्पेक्ट जो आपका चेक किया जाता है ड्यूरिंग द एसएसबी और एएफएसबी। देखो, एसएसबी में टोटल 3 टेस्ट होते हैं आफ्टर द स्टेज 1 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। उसमें मैंने पीपीटीटी और ओआईआर टेस्ट के बारे में बात किया, आप कैसे स्क्रीन इन हो सकते हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज मैं साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, टोटल 3 टेस्ट होते हैं। एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक आपका जीटीओ होता है और तीसरा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग द स्टेज 2। अब 2 टेस्ट है, एक का साइकोलॉजी टेस्ट और एक आपका हो गया इंटरव्यू। ये दोनों टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट है और कंप्लीटली आप पे डिपेंड करते हैं क्योंकि ये 1-on-1 टेस्ट ही है। साइक टेस्ट आप खुद लिखते हैं, इंडिविजुअल हो गया। इंटरव्यू भी आपका खुद का होता है, अकेले का, वो भी आपका इंडिविजुअल हो गया। इज इट क्लियर? तो इन टेस्ट पे आप इजीली क्लियरेबल ले सकते हैं अगर आप काम करें तो, मतलब कंप्लीटली परफॉर्मेंस आप पे डिपेंड करती है। तो मैं जो भी एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलूँगा इन पे ज़्यादा फोकस करो। जीटीओ में भी यस लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसकी भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा आप जीटीओ में भी कैसे यस ले सकते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आई थिंक 90% ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। उसके बाद में चीज़ें और क्लियर होगी आपके माइंड में। देखो, जो आपका एसएसबी होता है स्टेज 2 होते हैं, इसमें 3 ऑफिसर होते हैं, एक जीटीओ के लिए और एक इंटरव्यू के लिए और एक साइकोलॉजी के लिए। अगर इन तीनों में से किन्हीं 2 ने यस बोल दिया ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, एक ने नो बोल दिया, तो आप क्या है, रिकमेंडेड है। मतलब आउट ऑफ 3 टेस्ट आपको बस 2 टेस्ट क्लियर करने हैं और आपको यस लेना है। सेकेंड सिनेरियो, अगर आपने एक से यस ले लिया और एक से आपको क्या मिला, डाउटफुल मिला। 3 पावर होती है, या तो यस या नो या डाउटफुल। एक से यस मिला, एक से डाउटफुल और एक से नो, तो आपके ऊपर क्या चलता है, डिस्कशन चलता है, लंबा डिस्कशन चलता है। ठीक, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। पर आप कंप्लीटली रिजेक्टेड भी नहीं है और आप रिकमेंडेड भी नहीं है, वो डिसाइड होगा कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर एक यस है 2 नो है तो आप है रिजेक्टेड। मतलब एटलीस्ट आपको एक यस और एक डाउटफुल तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको डाउटफुल केस में भी रहना है तो। ठीक है, पर अपने को क्या लेना है, यस ही लेना है। तो क्लियरेबल के लिए आपको एटलीस्ट 2 से लेना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो आपको यस, एक लास्ट सिनेरियो जो मैंने बताया, एक से आपको डाउटफुल मिल रहा है, एक से यस, अगर ये डाउटफुल वाला आपका जीटीओ या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर है और यस वाला अगर आपका साइकोलॉजिस्ट है, और जो डाउटफुल वाले हैं जो भी हैं वो आपके बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं है, तो आपका काफ़ी हाई चांस है आप रिकमेंड हो जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हाथ में काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। बट अगर वो डाउटफुल वाला प्रेसिडेंट है बोर्ड का, तो उसके हाथ में डिपेंड करती है चीज़ें कि वो आपको रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यार, 3 टेस्ट में से 2 टेस्ट क्लियर करने होते हैं, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो, इतना टफ भी नहीं है। स्क्रीनिंग थोड़ा लक पे डिपेंड करता है, पर यहाँ पे कोई लक फैक्टर काम नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट योर OLQs, ऑल अबाउट योर 15 OLQs। आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो चलो अपन साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें आपके 4 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो आपका होगा टेट, जिसको बोलते हैं थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट होगा इसमें वो होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट बोलते हैं। थर्ड टेस्ट होगा वो होगा आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT बोलते हैं। और फोर्थ टेस्ट होगा आपका SD, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये कोई टेस्ट नहीं है, फोर्थ वाला मैं टेस्ट नहीं मानता हूँ, इट्स ऑल अबाउट यू। तो अपन हर एक के बाद में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अब टेट का थोड़ा पहले सुन लो, होता है क्या। टेट में आपको टोटल 12 स्लाइड्स दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, वन आफ्टर दी अदर। जैसे आपको पीपीटीटी में एक स्लाइड दिखाई जाती है ना, वहीं यहाँ पे 12 स्लाइड्स दिखाई जाएगी। हर स्लाइड 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पे रहेगी। मतलब हर में आपको पिक्चर दिखाया जाएगा 11 स्लाइड्स तक। फर्स्ट स्लाइड में पिक्चर दिखा ली, 30 सेकेंड रही, फिर वो गायब हो जाएगी। आपको 4 मिनट दी जाएगी। उस 30 सेकेंड के बाद 4 मिनट दी जाएगी टू राइट द स्टोरी। सिमिलरली 4 मिनट जैसी कंप्लीट होगी, सेकंड स्लाइड दिखाई जाएगी 30 सेकेंड के लिए, फिर आपको 4 मिनट वापस टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही चलेगा 11 तक।
फिर जो 12th स्लाइड होगी वो ब्लैंक स्लाइड होगी। ब्लैंक मतलब कंप्लीटली वाइट होगी, उस पर कोई पिक्चर नहीं होगी। उस पे आप अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हो, एंड आई विल प्रेफर यू कि अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना, जो सुनने में भी अच्छा लगे। एकदम भी फालतू मत लिख देना, कुछ अच्छा लिखना, जैसे कोई टीम में कैप्टन रहे हो, कैसे आपने टीम को लीड किया, या फिर कोई अच्छा काम किया हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। कोई ट्रैवलिंग का भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। अब देखो, जो आपका साइक टेस्ट होता है, कुछ चीज़ें मैं आपको एकदम अलग बताने वाला हूँ, को जनरली मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है, इवन कुछ कोचिंग्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है। आई हैव सीन कोचिंग्स लाइक इन द चंडीगढ़ और जयपुर में कुछ ऐसी कोचिंग्स है जो फीस लेते हैं 15,000 20,000 ओनली फॉर 14 days। और वहाँ पे एक भी चीज़ का असेसमेंट नहीं होता, ना तो आप साइक टेस्ट का असेसमेंट होगा, ना मॉक इंटरव्यू होगा। लाइक इंटरव्यू के लिए वो पढ़ाएंगे तो आपको सबको साथ बिठा देंगे और बता देंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यार, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका असेसमेंट नहीं होगा ना, या तो किसी कोचिंग में जाइए, किसी के पास जाइए, ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, असेसमेंट बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं, साइक में कहाँ गलत जा रहे हैं, जीटीयू में कहाँ गलत जा रहे हैं। तो असेसमेंट करवाइए, ओके, इससे आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। और स्पेशली फ्रेशर, देखो रिपीटर के लिए दिक्कत हो जाती है, एक बार जो मिसकंसेप्शन बन जाते हैं ना पहले ऐसी कोचिंग्स पे जाके, फिर उनको मिटाना बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली साइक टेस्ट में। पर जो फ्रेशर होते हैं ना, राइट हैंड्स में चले जाते हैं, किसी अच्छे इंसान के पास चले जाते हैं जिसको नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में पक्का रिकमेंड होते हैं, क्योंकि आपका स्क्रीनिंग थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है, पर वो रिकमेंड होते हैं क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन मिली है। तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक आप कुछ अच्छी कोचिंग्स देखेंगे तो वो एक असेसमेंट का 3,000 ले लेते हैं, 3,000 टू 3,500 ओनली फॉर असेसमेंट। तो उसकी तरफ आपको लेना बहुत जरूरी है। असेसमेंट जब भी जाओ यार, एसएसबी से पहले एक बार ले लेना, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक टेस्ट। अब साइक टेस्ट में जो टेट होती है उसमें पर्टिकुलर स्टोरी की बात करते हैं। देखो, परसेप्शन बहुत मैटर करता है, हाउ यू आर परसीविंग ए स्टोरी, राइट। अब देखो, जब भी स्टोरी को परसीव करो, वही पीपीटीटी वाला सीन है। आपको कैरेक्टर्स देखने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनके मूड क्या है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उनकी एज क्या है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आपको अच्छी स्टोरी लिखने में हेल्प करेगी। तो ये सब बहुत मैटर करता है यार, है ना। अब देखो, एक स्टूडेंट्स का कुछ डाउट आया था कि प्री कंसीव्ड आइडिया क्या होता है, स्केची स्टोरी क्या होती है, विशफुल स्टोरी क्या होती है, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। देखो, प्री कंसीव्ड आइडिया क्या होता है। सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट, यू आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। आप गए एसएसबी देने, पीपीटीटी दे रहे हो मान लो, और आपने, आपको कुछ रिलेटेबल पिक्चर लगी, और या फिर पिक्चर को ध्यान से देखा ही नहीं, आपने स्टोरी लिख दी, या फिर पिक्चर को 30 सेकेंड ऑब्जर्व ही नहीं किया, फर्स्ट 10 सेकेंड में स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो पहले पिक्चर जितनी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनमें से एक स्टोरी आपके माइंड में अभी भी रह गई है, आप उस स्टोरी को लिख दोगे। दैट इज प्री कंसीव्ड आइडिया। आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ सिमिलर स्टोरी है पर चीजें अलग है, तो भी आप वही आइडिया लिख दे रहे हो, उसे कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया। ठीक। तो लाइक मैं अपने बैच भी एसएसबी के, तो उसमें भी मैं यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा मत करो। ज़्यादा पिक्चर्स पे प्रैक्टिस करने से वो नहीं होता है, लिमिटेड पिक्चर्स पर ही प्रैक्टिस करो। पर प्रैक्टिस करनी क्या है, अपने को जो चीज़ें अपन गलत कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करो उन्हीं पिक्चर्स के ऊपर। ज़्यादा प्रैक्टिस भी काम की नहीं है, ये मिथ क्लियर कर लो कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होता है ज़्यादा पिक्चर्स पे ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना परसेप्शन सीखोगे ना उतना अच्छा होगा। गॉट दैट। नाउ वन थिंग, विशफुल क्या होता है। विशफुल मतलब विशफुल एक्शंस होते हैं, परसेप्शन सही गया है, पर आपने कुछ ऐसी स्टोरी बनाती है जो मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से बनाती है। रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आपने अपनी मर्जी के हिसाब से वैसी स्टोरी बना दी है। गॉट दैट। लाइक मैं एग्जांपल दूं, आपके पास 2 लाख रुपए, एक आपने रोड पे गरीब को देखा, आपको दया, या आपने 2 लाख रुपए दे दिए उस स्टोरी में। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, थोड़ा वियर्ड है पर एग्जाम्पल है, तो इसको बोलते हैं विशफुल। गॉट दैट। सेकेंड, स्केची क्या होता है। अब कुछ सिचुएशनल पिक्चर होती है, सिचुएशनल इन द सेंस कि कुछ उसमें हो रहा है, पिक्चर में कोई डूब रहा है या आग लगी है, कोई गन लेके खड़ा है। उन पिक्चर्स में एक्शंस को डिटेल्ड लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। अगर आपने एक्शन शॉर्ट में लिखे हैं तो उस स्टोरी को कहते हैं स्केची स्टोरी। तो इन सब से अपने को बचना पड़ता है। अब देखो यार, आप
असेसमेंट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस टाइप की स्टोरी लिख रहे हो फर्स्ट टाइम में, है ना? सीखोगे कैसे कि कैसे पता करना है। तो असेसमेंट बहुत जरूरी है, गॉट दैट। इसीलिए मैं बोलता हूँ असेसमेंट लो। नाउ लेट्स टॉक अहेड। नाउ एज यू कैन सी वन पिक्चर ऑन द स्क्रीन, राइट? इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है, हर चीज को एनालाइज करो। कैरेक्टर्स कितने हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं, राइट? क्लियरली दिख रहा है कि एक बच्ची डूब रही है एंड अनदर पर्सन इज इन द रिवर टू सेव हर। और एक आदमी है जो बाहर खड़ा है, वेव कर रहा है। बैकग्राउंड को परसीव करो, क्या दिख रहा है? पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, राइट? तो इसको रिवर परसीव कर सकते हैं, राइट? एक गाड़ी भी खड़ी है, वो भी दिख रही है। तो ये होती है छोटी छोटी डिटेल्स परसीव करना। बच्ची बहुत छोटी है, मुश्किल से 8-10 साल की होगी। लड़का बड़ा है और वो आदमी और बड़ा है, राइट? तो अपन क्या बना सकते हैं कि या तो वो दोनों आदमी क्या थे, दोस्त थे, या वो उसके पापा या पापा भी बना सकते हैं, जो कि दोनों सुबह क्या आए थे, दे वर देयर नियर द बैंक ऑफ द रिवर टू एंजॉय द पिक्चर्स व्यू नियर वन ऑफ द विलेज, राइट? अब देखो बच्ची डूब रही है। अब हर चीज में 3 एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। ये 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द आउटकम। इन 3 एलिमेंट्स पे आपकी स्टोरी होनी चाहिए। बीच वाला जो एलिमेंट है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इस पे ज़्यादा आपके एक्शंस होने चाहिए, ज़्यादा आपकी स्टोरी होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग वाला है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इस पे 2 से 3 लाइन लिखो, लास्ट वाले पे 2 से 3 लाइन लिखो, और बीच वाले पे 6-7 लाइन लिखो। मतलब ओवरऑल आपकी स्टोरी 10 से 12 लाइन्स की होनी चाहिए, 100 वर्ड्स की, 100 to 120 वर्ड्स। इजीली लिख लोगे प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक? तो अब देखो आप क्या कर सकते हैं इस स्टोरी में। पहले लिखना होगा व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अब क्या एज्यूम कर सकते हैं अपन? एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये बच्ची खेल रही थी यहाँ पे। अब बच्ची को उनके साथ तो बना नहीं सकते, उनके साथ बनाओगे तो बच्ची अगर पानी में गिर जा रही है तो आपका इरेस्पॉन्सिबल नेचर दिखा रहा है, राइट? तो एसओआर आपका लो हो जाएगा, जो एक OLQ है। और क्या बना सकते हैं कि ये बच्ची पास के गांव की थी, खेल रही थी, राइट? और फिसल के अंदर गिर गई। अदरवाइज आप उसके भी बना सकते हैं, पर आपको फैमिली मेंबर भी बना सकते हैं, पर आपको ये देना पड़ेगा कि वो उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। बच्ची पहले बाहर खेल रही थी और अचानक से अंदर चली गई, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, दे कैम टू एंजॉय ए पिक्चरस्क्यू व्यू। वो जो बचा रहा है वो आपका हीरो बन जाएगा, क्योंकि वही एक्शन कर रहा है, ऑब्वियसली वही हीरो बनेगा। तो दे came to that place and they were enjoying the picturesque view early in the morning. They saw that a girl was playing near the river. She slipped into the river and she was screaming for rescue. Right? तो फिर आपके हीरो ने क्या किया? अब सिचुएशनल पिक्चर है, एक्शन क्या लिखने होंगे? डिटेल लिखने होंगे, वरना स्केची स्टोरी हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे परसेप्शन काम करता है। हीरो ने क्या किए हैं? कपड़े खोले हुए हैं, तो ये आपको एक्शन में एड करना ही है, मस्ट है। द हीरो टुक आउट हिज क्लोथ्स and then he jumped into the river with the as he was a good at swimming, he reached near the girl. अब उस गर्ल को निकालने के लिए पकड़ना भी होगा, and grabbed her by her hair और also could grab her hand। अब रिवर है, रिवर का फ्लो होगा। मैं कहता हूँ स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर सकते हो, जितनी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो करो। अब सेकेंडरी कैरेक्टर को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? He asked his father or friend to throw the rope which was available in the car। अज्यूम कर सकते हैं बैक साइड में अवेलेबल हो, एंड वो रोप थ्रो की और उसने उस रोप को पकड़ा, क्योंकि द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम वॉज इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर अब ये कोऑपरेशन दिखा रहा, आप हेल्प ले रहे हो उससे। उस रोप को उसने गाड़ी से बांधा और आपको बाहर निकाला। फिर आपने क्या किया? डिटेल लिखना है कैसे बाहर निकाला। लाइक आप ये भी बोल सकते हो कि यू यूज दी लेग टू टच दी ग्राउंड इन द रिवर एंड टुक ए स्ट्राइड, और फिर बाहर आए, ठीक? फिर आपने उसको CPR प्रोवाइड की, या फिर इनिशियल मेडिकल किट दी, मेडिकल एड दी। फिर आप कहाँ लेके गए उसको? या तो हॉस्पिटल लेके जाओगे, या फिर अगर वो ठीक मान रहे हो उसको, तो उसके फैमिली को इन्फॉर्म करोगे। तो बेटर हॉस्पिटल लेके जाओ ऐसी सिचुएशन में। तो क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है, उसी गाड़ी से लेके जाओ, राइट? तो ये जो एक्शंस होते हैं इन्हीं को एक्शंस कहते हैं, एक्शंस कंस्ट्रक्टिव मैनर में। अब फाइनल क्या होता है? what led to the situation, what is going on and what will be the outcome। आउटकम क्या होगा? they admitted her there, फैमिली को इन्फॉर्म किया, फैमिली को बुलाया, she was saved and they returned back to their home। तो ये हो जाएगा आपका एंड, पॉजिटिव एंड। स्टोरी स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, एंड क्या हुआ? पॉजिटिव।
जो भी पिक्चर में दिखाया जाता है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही परसीव करो, उसको पॉजिटिव मत बनाओ। यार ये कोचिंग्स बहुत गलत सिखा रही है कुछ चीज़ें, उसको अवॉइड करो। ओके, एंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्टोरी स्टार्टिंग से नेगेटिव हो सकती है पर एंड पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब अपन आगे जितनी भी मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ उन पे डिटेल्ड बात नहीं करेंगे। जैसे ये सेकंड पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें देखो आप क्या एनालाइज कर सकते हैं, परसेप्शन पे बात करते हैं। पीछे एक ग्राफ लगा हुआ है, राइट, ग्राफ लगा हुआ है, और ये आदमी का मूड भी पॉजिटिव लग रहा है, इतना नेगेटिव नहीं। न्यूट्रल मान सकते हैं या पॉजिटिव मान सकते हैं। फोन पे बात कर रहे हैं, आगे कुछ रखा हुआ है, एनालाइज कर रहे हैं, मतलब कुछ ऑफिशियल सीन है। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मान सकते हैं या फिर डीएम मान सकते हैं, डीएम भी मान सकते हैं ना। तो हो सकता है न्यूली अपॉइंटेड डीएम हो, इन्होंने पुरानी लिस्ट खोल के देखी जितने भी केस अटके हैं या फिर प्रॉब्लम्स है आसपास के गांव में, उनको सोल्व करने का सोचा, या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का। या फिर हो सकता है कि मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है और कुछ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है ताकि फार्मर्स को हेल्प हो जाए। इससे भी रिलेटेड आप स्टोरी बना सकते हैं। तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप स्कूल का ऑफिस बनाते हो या कुछ और लो लेवल बनाते हो तो वो लो परसेप्शन चला जाएगा। इज इट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड इमेज। थर्ड इमेज में देखो एक लैंप है और साथ में एक बच्चा है जो पढ़ रहा है। एज डे इतना भी मतलब जवान नहीं है, 20 के राउंड मान सकते हैं। बट वो लैंप के अंडर पढ़ रहा है, वो भी ऑयल वाले, मीन्स गाँव का सीन हो सकता है ना, जहाँ पे लाइट आउट है। तो अपन ये बना सकते हैं ही इज एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और सीटीएस या फिर कोई और एग्ज़ाम, आईआईटी जेईई, एनीथिंग जो आपको बनाना है। हाउ ही प्रिपेयर्ड, और उसमें ये भी मेंशन करो कि ही यूज टू प्रिपेयर लेट नाइट्स अंडर द लैम्प व्हेन देयर वाज नो लाइट। ताकि ये क्या दिखा रहा, आपने परसीव सही से किया पिक्चर को, आप इन्वॉल्व कर रहे हो चीज़ों को। तो ऐसे इन्वॉल्व करना सीखो पिक्चर्स में, और सारे एक्शंस लिखो। आपने पीवाईक्यू देखे, कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से गाइडेंस ली, कहाँ से बुक इकट्ठा की। और ये चीज़ें इतनी मेंशन मत किया करो कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, ये थोड़ा चीप दिखाता है, ऐसी चीज़ें मत मेंशन किया करो। बेटर नॉर्मल फैमिली का भी तो गांव में हो सकता है यार, है ना। लाइट आउट होता है जनरली, कुछ गांव में होता है लाइट कनेक्शन नहीं है इतना अच्छा, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इमेज। इन फोर्थ इमेज यू कैन सी देर इज अ फायर ब्रोक आउट। और डिटेल से इस पिक्चर को देखोगे, जो आपको विंडो दिख रही है उसका कांच नीचे बिखरा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? फायर लगी हुई है। कांच कब बिखरता है? जब एक्सप्लोजन होता है। मीन्स एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये क्या हो सकती है? फैक्ट्री हो सकती है या फिर बिल्डिंग हो सकती है। फैक्ट्री मान रहे हो तो एक्सप्लोजन हुआ है, एज ए हीरो क्या कर सकते हो? इवैक्यूएशन जरूरी है। इवैक्यूएट करोगे, कैसे इवैक्यूएट करोगे? जहाँ पे फायर नहीं होगी वहां से घुसोगे, लोगों को कंबल से ढकोगे जिन पे थोड़ा बहुत इंजरी है आग का, या उनको इवैक्यूएट करोगे। एम्बुलेंस को कॉल करोगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। फिर मैन स्विच भी तो बंद करना होगा, और हो सकता है कोई केमिकल हो जिससे एक्सप्लोजन हुआ, उसको भी बंद करो। करेज को कभी डाउन मत होने देना। ऑलवेज केप्ट योर करेज हाई। सेकेंडरी, अगर फैक्ट्री है तो वाटर टैंक्स भी अवेलेबल होंगे। एज्यूम करना भी सीखो, जो रियल में हो सकती है चीज़ें वही चीज़ एज्यूम करो। तो वाटर टैंक का पानी भी ले सकते हो ना आग बुझाने के लिए, और फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस को भी असिस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी स्टोरी हो सकती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी में देखो एक बोट है, और बोट में अपन देख सकते हैं एक गन लेके खड़ा है और एक बैठा है। इसमें हीरो कौन होगा? ऑब्वियसली दैट वन हु इज सिटिंग। इसको ऐसा मत बनाइएगा कि अ, कोई मिशन कर रहा है भेष बदल के आया है, ये थोड़ा चीप आइडिया है। ये ड्रामा वगैरह ये सब अवॉइड किया करो। को कचरा वगैरह साफ करना, ड्रामा वगैरह अवॉइड करो, ठीक। क्योंकि ये दिखाता है यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन। अब इसमें क्या कर सकते हो? अब वो गन पॉइंट करके खड़ा है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई ये मैनेजर हो जो रिवर क्रॉस कर रहा था, विलेज में जा रहा था, विलेज में कोई बैंक है, और या फिर हो सकता है ये टीचर हो और ये बिलोंगिंग्स मांग रहा है इन द मिडल ऑफ द रिवर। तो आप क्या कर सकते हो? उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे। डिस्ट्रैक्ट कैसे करोगे? ऐसे हिल के बोट को हिला सकते हो अपनी बॉडी मूवमेंट से। तो वो एक्शन लिखो। हिलेगा तो बैलेंस बिगड़ेगा। बोट में चप्पू होगा, चप्पू से हाथ पे मारो, हाथ पे मारोगे तो गन गिर जाएगी। अब गन को उसकी तरफ पॉइंट कर दो, ठीक। अब फिर बोट में रोप भी हो सकती है, तो रोप से उसको बांध दो, पुलिस को फोन करो और बोट को कहाँ लेके जाओ? किनारे पे लेके जाओ और पुलिस को हैंड ओवर कर दो। तो इन सब एक्शंस को डिटेल्ड में लिख सकते हैं। तो नेवर एवर अवॉइड ए सिचुएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट। अब ध्यान रखना एक चीज जो बच्चों को पता नहीं है, हर चीज में एक मैन सीरीज और एक कंफर्मेटरी सीरीज होती है, जीटीओ में भी और साइक में भी।
जो मैन सीरीज होती है वो आपकी होती है टेट, और जो कन्फर्मेटरी सीरीज होती है वो आपकी होती है वेट और एसआरटी। मैन सीरीज में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो कन्फर्मेटरी आप पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। मैन सीरीज में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर मैन सीरीज में थोड़ा सा भी खराब हुआ तो आगे आपका चेक भी नहीं होता है, यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड। तो आपको टेट में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी वेट और एसआरटी में नहीं है, एसटी में भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट वेट। वेट में देखो आपको वर्ड्स दिखाए जाएंगे, टोटल 60 वर्ड्स होंगे। हर एक वर्ड 15 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा। फिर हर उन्हीं 15 सेकंड में उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। जैसे 15 सेकंड खत्म सेकंड वर्ड आ जाएगा, फिर 15 सेकंड खत्म थर्ड आ जाएगा। ऐसे टोटल 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, टोटल 15 ओल क्यूज होती है और ओल क्यू के लिए 4 वर्ड्स होते हैं। जैसे अब देखो लिखना क्या है। हमेशा मैं कहूँगा वेट में ये माइंडसेट के साथ चलो कि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिखना जो आप ऑब्जर्व करते हो। नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं लिखना है। फैक्चुअल लिख सकते हो पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसको भी अवॉइड करो। सजेस्टिव कभी मत बनो, किसी को सजेस्ट मत करो। पर्सनल प्रोनाउंस का कभी यूज मत करो, आई वी सी ये सब यूज करना बंद करो। और मॉडल्स का कभी यूज मत करो, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, इनको भी अवॉइड करो। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। बस ऑब्जर्वेशनल पॉजिटिव सेंटेंस लिखने। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कॉपरेशन वर्ड आ गया तो क्या लिख सकते हो, कॉपरेशन लीड्स टू अर्ली कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन है। केयरफुल आ गया, क्या लिख सकते हो, केयरफुल ड्राइविंग अवॉइड्स एक्सीडेंट। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगेन है पॉजिटिव सेंटेंस। गॉट दैट। अब एक चीज देखो, मैंने कहा कि हर ऑल क्यू के लिए 4 वर्ड्स होते हैं। अगर कोऑपरेशन आया तो उस मोस्ट प्रोबेबली उस वर्ड सेट में आगे जाके टीम वर्क भी आएगा, क्योंकि ये आपके रेस्पॉन्सेज चेक करने के लिए होता है कि आप उसी सोच से सोच के लिखते हो या नहीं लिखते हो। वेट में कभी ब्लैंक मत छोड़ो, कभी ब्लैंक नहीं छोड़ना, ऑल 60 करना है। इन केस आपको मीनिंग नहीं पता है वर्ड का तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, अदरवाइज डोंट लीव ए ब्लैंक। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही ये आएगा। 10 वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, 20 कर सकते हो, ऐसे करते करते इंक्रीज करो। लेट्स टॉक अबाउट एस आर टी। एस आर टी इज ऑल्सो लाइक टेट, पर एस आर टी में सिर्फ आपको क्या लिखने होते हैं, एक्शंस लिखने होते हैं। उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि टेट में क्या करना होता था, एक्सप्लेन करना पड़ता था। अब एसआरटी में आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, लाइक वाइल यू वर पासिंग नियर बाय ए रिवर ए पर्सन वॉज ड्रॉनिंग। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लिखेंगे, व्हाट यू विल डू। तो क्या हो जाएगा, विल जंप इन टू रिवर, कोमा, ग्रेब हर हेयर, टुक हर आउट एंड गेव सेपियर, कॉल्ड हर फैमिली। ये आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एसआरटी में कभी ऑब्जेक्टिव मत भूलना। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनिशियल में ऑब्जेक्टिव दे दिया, you were going to pick your father at the station and you noticed there was a explosion in one of the ammunition train, what you will। तो क्या हो जाएगा उसमें, will evacuate people, use fire extinguisher, call RPF, everyone was saved and later on picked up the father। तो ऑब्जेक्टिव को कभी मत भूलो। एसआरटी मैंने 60 के 60 अटेम्प्ट किए थे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बैलेंस करना सीखना पड़ता है। सेकेंड थिंग, एसआरटी में कुछ में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहो, लाइक someone you and your sister were coming back after watching a movie and two goons have surrounded you and were harassing with your sister, what will you do। अब आप उस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बीट दैम, है ना। तो डायरेक्टली लिखो ना, विल बीट दैम। अब कुछ बच्चे लिखते हैं कन्फ्रंट दैम, कॉल द पुलिस, थ्रेटन दैम, या फिर रन अवे। ऐसी चीज़ें मत लिखो। एटलीस्ट आपके एक्शन में, एटलीस्ट आपके रिस्पॉन्स में 2 एक्शन होने चाहिए, और ज़्यादा भी मत लिखना एक्शंस, वो वर्बोसिटी दिखाएगा। फिर जितना अटेम्प्ट कर सकते हो करो, एटलीस्ट 40 तो करना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एस डी। एस डी में आपको टोटल 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, सॉरी 4 नहीं 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं। इसमें आपको ओपिनियन लिखने होते हैं। लाइक फर्स्ट ओपिनियन हो जाएगा, व्हाट योर मदर थिंक, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है 8 to 10 लाइन्स में। उसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ बतानी होती है और उसके साथ में एग्जाम्पल देना, और लास्ट में एक वीकनेस भी लिख सकते हो। गॉट दैट। सिमिलरली सेकंड में भी आपको वापस वही स्ट्रेंथ लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ होगा व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। सिमिलरली थर्ड होगा व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। फोर्थ पैराग्राफ होगा, उसमें होगा व्हाट यू योरसेल्फ थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो उसके बारे में आप खुद के बारे में लिखोगे।
या फिर ये वैसे लिखा ये होगा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, और लास्ट वाला होगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। उसमें जितने भी पहले वीकनेसेस लिखी थी उनका सबका सॉल्यूशन भी लिखना है और ये भी बताना है कि आप क्या चाहते हो आगे। तो ये सबसे बेसिक है, ये आप कर सकते हो। टेट पे ज़्यादा फोकस रखना, जो चीज़ें मैंने बताई वो करना। बाकी यार देखो, मैं जितना बता सकता था उतनी चीज़ बताइए, आपको ये कंटेंट सेम यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बाकी अपना बैच अपन कर ही रहे हैं, बैच में मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो असेसमेंट लो यार, कहीं से भी लो। मैं नहीं कहूँगा मैट से असेसमेंट लो, कहीं से भी लो, पर असेसमेंट लो। असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट दैट। क्योंकि असेसमेंट से आपको पता चलता है, जैसे कि मैं मेरे बैच करवा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं 2 साइक असेसमेंट और 2 मॉक इंटरव्यू करवा रहा हूँ। वो इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। जनरली बड़ी कोचिंग में जाओगे जहाँ पे फीस 25,000 27,000 है, वहाँ पे भी साइक का एक असेसमेंट होता है और इंटरव्यू का एक असेसमेंट होता है। जबकि मैं 2 करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, सेकंड में आप वो इम्प्रूव करके आओ और परफॉर्म कर सको। तो यार कहीं से भी असेसमेंट लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो अपनी किसके ऊपर होगी, इंटरव्यू या जीटीओ के ऊपर बनाएंगे, वो बता देंगे। बाकी अपन टेलीग्राम पे रिटर्न का कर ही रहे हैं, सब कुछ फ्री। एफकेट का कर रहे हैं, सीडीएस का कर रहे हैं, मैथ्स के लेक्चर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो टू द पॉइंट है। एफकेट के लिए भी, सीडीएस के लिए भी, उनको फॉलो करो। ज्योग्राफी भी अपन आगे करेंगे और साइंस भी अभी करने वाले हैं थोड़े थोड़े टाइम में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एफकेट का भी मैं ध्यान रख लूंगा। हैव ट्रस्ट ऑन मी, सब कुछ करेंगे। ट्रस्ट तो यार सबको ही पता चल गया अब अपन क्या कर रहे हैं। अपने आप फॉलोइंग देख सकते हो, टेलीग्राम पे कितना जा रहा है, यूट्यूब पे कितना जा रहा है, सब लोग कितना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो यार वर्क करते रहो, सब ऑफिसर बनेंगे। और आप तो हो ही मेरे सब फ्यूचर जीसीज एंड एलसीज। ओके, थैंक यू, जय हिंद।